RS स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं NCERT गणित में हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें हल, यदि उनका कोई अस्तित्व हो तो किसी बीजगणित विधि से हल कीजिए। हमें कुछ समस्या नीचे दी गई हैं, ठीक है। इन समस्याओं को हम पहले रैखिक समीकरण बनाना है। यदि रैखिक समीकरणों का कोई अस्तित्व हो तो हम किसी भी बीजगणित विधि से उसको हल कर सकते हैं, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बजरून विधि इत्यादि से उसको हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। इसका प्रथम भाग है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दो बात हमसे पूछी गई है। पहली, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न में पूछा गया है उसको हम मान लेते हैं, ठीक है, वही हमको याद करना है। तो यहाँ पे नियत व्यय की बात की गई है, तो यहाँ पे हम जो नियत व्यय है इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या पूछी गई हमसे यहाँ पे कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या होगा। तो प्रतिदिन का जो भोजन है, प्रतिदिन के भोजन का व्यय, इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया नियत और ये हो गया प्रतिदिन के भोजन का अतिरिक्त व्यय। तो नियत का मतलब क्या होता है, यदि छात्रावास में हम कहना चाहिए कि 1 माह रहते हैं या 1 वर्ष रहते हैं, जब भी रहते हैं तो उसका किराया हमको कितना x रुपये देना ही पड़ेगा। लेकिन जो प्रतिदिन का भोजन का किराया है वो इसमें अतिरिक्त जुड़ता जाएगा। जैसे यदि कोई विद्यार्थी 1 माह रहता है तो उसको तो x रुपये देने ही पड़ेंगे, लेकिन 1 माह में वो कितनी बार भोजन करता है, 30 बार भोजन करता है। तो यहाँ पे 30 आ जाएगा और हमने इसको कितने रुपये माना, व्यय, अतिरिक्त व्यय का 22 रुपये माना है, तो 22 रुपये का इसमें गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल अतिरिक्त व्यय और ये नियत व्यय और ये अतिरिक्त व्यय, इसका ये दोनों आपस में जुड़कर उसको टोटल रुपये अदा करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें इतना समझिए कि जो नियत व्यय उसको हम x रुपये मानना है और प्रतिदिन के भोजन का जो अतिरिक्त व्यय है उसको 22 रुपये मानना है। और वो जितने भी दिन छात्रावास में रहेंगे तो उसका तो x रुपये लगेगा ही, साथ में वो जितने भी दिन भोजन करेंगे उसमें y का गुणा हो जाएगा और टोटल मिला के उसको वहाँ पर रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम समस्या को पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय मतलब 1 माह का व्यय या प्रति माह का व्यय कितना, एक नियत है जिससे हमने x रुपये मान लिया है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। तो यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन समझ में आता है। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और यहाँ से रैखिक समीकरण बनाना है। तो जब एक विद्यार्थी ए को, तो मतलब यहाँ पे विद्यार्थी ए की बात हो रही है, तो इसको भी हम रफ में कर लेते हैं थोड़ा भी। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, जो कि 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय करने होते हैं। तो देखिए, इसका जो नियत व्यय है या नियत किराया है, या कहना चाहिए कि जो अदा करने पड़ते हैं, वो x रुपये माना है हमने। और साथ ही अब भोजन कितने दिन के लिए कर रहा है, वो 20 दिन भोजन कर रहा है, तो इसमें 20 दिन किया जाएगा भोजन के, और साथ ही इसको हमने क्या रुपये माना था, 22 रुपये माना था, और टोटल कितने देने पड़ रहा है, दोनों मिला के इसको 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया नियत व्यय या नियत किराया हो गया ये, और ये हो गया उसका भोजन का, ठीक है। 20 दिन भोजन कर रहा है तो 20 और ये 22 में गुणा हो जाएगा, तो 20/, तो एक रैखिक समीकरण हमको ये मिल गया। उसी प्रकार बी के लिए, अब बी के लिए क्या है यहाँ पे कि बी को 26 दिन भोजन करता है, बी जो है 26 दिन भोजन करता है, तो इसका जो नियत व्यय है वो x रुपये है, और जो कि 26 दिन रहता है, 26 दिन भोजन करता है, तो 26/, बराबर कितने रुपये अदा कर रहे हैं यहाँ पे, 1180 रुपये, तो 1180 रुपये, ये समीकरण 2 बन गए।
तो इस तरह से इन समीकरण को निकाल के हम कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम रैखिक समीकरण बना लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हल माना कि नियत व्यय x रुपये है तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य या भोजन का व्यय 12 रुपये है। ठीक है, हमने एक को x और एक को y मान लिया। अब यहाँ पे ए विद्यार्थी के लिए बात हो रही है या विद्यार्थी ए के लिए बात हो रही है, तो सबसे पहले तो यहाँ प्रश्न अनुसार लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न के अनुसार ही इसे हमें हल करना है। प्रश्न अनुसार ए के लिए, अब ए के लिए जो समीकरण बनेगा, तो ए के लिए बनेगा कि वो 20 दिन भोजन करता है। तो 20 दिन जब भोजन करेगा तो उसको x रुपये तो देना ही पड़ेगा, साथ में 20 दिन का प्रतिदिन भोजन करने का व्यय है उसका 20। तो 20 बाय बराबर टोटल कितना दे रहा मिला के 1000 रुपये। तो ये समीकरण 1 हो गया। उसी प्रकार बी के लिए तो इसको x रुपये तो देना ही पड़ेगा, साथ में क्या बोल रहा है कि कितने दिन भोजन कर रहा है बी, 26 दिन भोजन करता है। तो 26 दिन भोजन करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 26 22 में जुड़ जाएगा और दोनों के वो 1180 रुपये अदा करता है। तो नियत व्यय और भोजन का व्यय मिला के 1180 रुपये। इसको हमें समीकरण 2 बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लिया है और इसे हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुण विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम जो है प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे और x का मान हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर ये 20 बाय का पक्षांतर इधर हो जाएगा, तो 1000 तो पहले से है यहाँ पे, और ये जब इधर जाएगा 20 तो ये हो जाएगा माइनस का 20 बाय। अब हमें समीकरण इसको 3 बना लेना है। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित यहाँ पे जब हम करेंगे तो समीकरण 2 के हमारे पास में x धन 26 बाय, तो x की जगह पे किया जाएगा यहाँ पे 1000 माइनस 20 बाय, और ये जाएगा 26 बाय बराबर 1180 रुपये। तो चर राशि को एक साइड कर लेना है, अचर को एक साइड। तो पहले तो हम बाय और बाय वाली संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं। एक है ऋणात्मक संख्या, एक है धनात्मक, तो ये दोनों घट जाएंगी आपस में। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में 6 बाय बराबर 1180। अब इस 1000 को इधर पक्षांतर हम करेंगे तो ये ऋण में चला जाएगा 1000। ठीक है, और यहाँ पे 6 बाय बराबर, जब 1180 से 1000 को हम घटाएंगे तो यहाँ पे शेष क्या रह जाएगा 180 रुपये। तो हमें बाय का मान चाहिए, तो 6 का पक्षांतर जब इधर हम करेंगे तो 180 के बटे में 6 हो जाएगा और ये कट जाएगा आपस में। तो 6 कम 6, 6 दिया 18 और 0 का 0। तो जो बाय का मान आता है वो कितना जाता है 30। तो बाय का मान 30 हो जाता है। अब हम बाय का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो जो बाय का मान है इससे हमें समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देना है। तो समीकरण 3 हमारे पास में क्या है, x बराबर 1000 माइनस 20 बाय, तो ये जाएगा x बराबर 1000 का 1000 माइनस 20, और बाय का मान हमने अभी निकाला कितना है 30 आया था। ठीक है, तो 30 गुणा में जाएगा
1000 का 1000 माइनस 2 का गुणा 3 के साथ होगा तो 6 जाएगा, 1 शून्य यहाँ से, 1 शून्य यहाँ से, ये हो गया कितना 600। जब 1000 से 600 को माइनस करेंगे या घटाएंगे तो कितना बचेगा 400 बचेगा हमारे पास में, और x का x। प्रश्न में हमसे क्या पूछा था कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो नियत व्यय हमने क्या माना था, 100 रुपये माना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि नियत व्यय बराबर 400 रुपये है, तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमने क्या माना, इसको बाय माना था, तो बाय बराबर में कितना मिला हमें 30 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाता है उत्तर। ठीक है दोस्तों, सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत सरल है। दोस्तों यदि आपने 9वीं 10वीं के कोई भी प्रश्न को आप देखना चाहते हो तो आप लिस्ट में जाएं, वहाँ पे सारे सवाल अवेलेबल हैं कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के। ठीक है, वहाँ से आप कोई भी सवाल देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। धन्यवाद।